साथियों, भारतीय समाज को लेकर घृणा जैसे कि इंडियन मैन आर रेपिस्ट या फिर नेवर कम टू इंडिया जैसे पोस्ट आप अक्सर देखते होंगे। और अभी पिछले कई सप्ताहों से जब देश में अलग अलग तरह के रेप केसेस उभर कर सामने आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट और भी बढ़ गए हैं। अब इसमें बात यहाँ नहीं रुकती, यहाँ ये भी क्लेम किया जाता है कि भारत का इतिहास ही रेपिस्ट माइंडसेट से भरा हुआ है, चाहे वो कृष्ण जी की रासलीला हो या फिर द्रौपदी का चीरहरण हो या उसके बाद काम शास्त्र जैसे हमारे जो सेक्सुअल स्क्रिप्चर्स हैं या फिर हमारे कई मंदिरों पर जो एक्सप्लिसिट आर्ट्स बनाई गई हैं, ये सभी भारतीय पुरुषों को एंशिएंट टाइम से परवर्ट बनाते हैं। तो भारत में रेप केसेस कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस नए एपिसोड में स्वागत है। और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है उस वजह से आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रेप के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या समाज में सेक्स को लेकर जो मान्यताएं होती हैं क्या वो रेप्स के लिए उत्तरदायी होती हैं, और जो हमारे पूर्वज रहे हैं क्या वो इतने परवर्ट थे कि उन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, या फिर उस समाज का सेक्स को लेकर जो दृष्टिकोण था वो कुछ और ही था। हम इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर, इनको समझते हुए ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत आज इस जगह पर खड़ा है, क्या रेप का समाधान संभव है या नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, अगर सच में देखा जाए तो ये एक सोशल पैराडॉक्स ही लगता है कि जिस सोसाइटी में हमने शरीर को, वासनाओं को या फिर बाहरी जगत की चीज़ों को इतना महत्व नहीं दिया, उसी सोसाइटी में ऐसे मंदिर हैं जहां पर सेंसुअल एक्सप्लिसिट हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं और इस तरह के जो जगत व्यवहार है, जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, उसको हम मंदिरों पर उकेरा हुआ देखते हैं। और इसमें भी कई डिपिक्शंस ऐसे हैं जो बहुत से लोगों को इनडिसेंट और ग्रॉस भी लग सकते हैं। और जब हम ऐसे इरोटिक और सेंसुअल स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले खजुराहो का मंदिर आता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो कल्चर है जहां पर हम सेक्सुअल और एक्सप्लिसिट मूर्तियों को मंदिर पर उकेरते थे, ये केवल खजुराहो तक सीमित नहीं है। ये आपको मध्य प्रदेश के खजुराहो के जैन शैव और वैष्णव मंदिर में तो दिखेगा, लेकिन आपको उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी दिखेगा। वहीं जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर मार्कंडेश्वर मंदिर में भी दिखेगा, और वहीं पर कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर में भी इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जो इस बात का सबूत है कि ये पैन इंडिया कल्चर था। और इसमें हम आगे ये भी समझेंगे कि ये केवल सनातन धर्म का कल्चर नहीं था, बल्कि हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी इस प्रकार के एक्सप्लिसिट मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। अब साथियों, ये पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल के बाद यानी 5th सेंचुरी के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी मूर्तियों के निर्माण से संबंधित है, जो भी मंदिरों के निर्माण से संबंधित है, चाहे वो वास्तु से संबंधित ग्रंथ हो या फिर शिल्प से संबंधित, हर जगह पर इस प्रकार की जो इंटीमेट आकृतियां हैं इनकी निंदा नहीं की गई है, बल्कि इनको बहुत पवित्र माना गया है। इनफैक्ट अगर आप अग्नि पुराण को देखेंगे तो वहां पर भी मंदिरों में स्त्री पुरुष की जो मैथुन करती हुई आकृतियां हैं उनको दर्शाने को बोला गया है। तो इस बात को कि मंदिरों पर इस प्रकार की आकृतियां, इस प्रकार की नग्न अवस्थाएं क्यों उकेरी जाती थी, क्यों बनाई जाती थी, समझना बहुत कठिन है। इसमें कई ढेर सारे विद्वान हैं जिनका पहला मत तो यही आता है, जो सीधा सीधा देख के पता चलता है कि हो सकता है कि उस समाज में नैतिक पतन हो गया हो, लोग जो है वो बिगड़ गए हों, लोग परवर्ट हो गए हों, इसलिए मंदिरों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन इसमें भी अगर हम डीप स्टडी करेंगे और रिसर्च करेंगे तो हमें कुछ और जानने को मिलेगा। इसमें एक रिसर्च हमने की और हमें पता चला कि खजुराहो के मंदिर को चंदेल राजाओं ने बनवाया था, और चंदेल राजाओं के समय में ही उनके राज्य में एक महान साहित्यकार हुए कृष्ण मिश्र जी, जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय करके एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा था। और उस नाटक में कृष्ण मिश्र जी ने साफ साफ ये दिखाया था कि जो काम भावना है, काम वासना है, या फिर लोभ है, हिंसा है, या रति है, या तृष्णा है, ये सभी आपके मुक्ति मार्ग में बाधा बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक ही समय में एक ही राज्य में दो विपरीत विचारधारा दिख रही है। जहां मंदिरों पर देखते हैं कि काम वासनाओं को या कामुक जो आकृतियां उनको उकेरा जा रहा है, वहीं उसी राज्य के जो महान साहित्यकार है इन तरह की बातों को या काम वासनाओं को मुक्ति मार्ग में बाधक बता रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक पैराडॉक्स दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो नैतिक पतन वाली बात है कि लोग परवर्ट हो गए थे, ये असिद्ध होती है, क्योंकि खजुराहो के मंदिर आप देखिए तो 11वीं सदी में बने। लेकिन ये जो चीजें हैं शिल्पकला या वास्तुकला में इन तरह की आकृतियों को बनाने का जो प्रचलन था, ये 5th सेंचुरी से ही प्रारंभ हो गया था। गुप्त काल के बाद के जितने ग्रंथ मिलते हैं उनमें इन तरह की बातों को आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये बोलें कि 11वीं सदी में उस मंदिर के निर्माण से नैतिक पतन हो गया, तो ऐसा नहीं था। ये धीरे धीरे गुप्त काल के बाद से ये प्रथाएं आगे बढ़ी हैं। और अगर इसमें हम नैतिक पतन की बात करें तो लोग सीधा मंदिर में जाकर ये चीजें नहीं करते। अगर हम नैतिक पतन को देखते तो महलों में या और भी दूसरी जगहों पर दूसरी एक्टिविटीज से भी हमें देखने को मिलता। लेकिन हमें उस समाज में, उन राज्यों में मंदिरों पर ये आकृतियां दिखती हैं, तो इसके पीछे और कोई कारण जरूर रहा होगा। और साथ में यदि ऐसा किसी राज्य में हो रहा है और खासकर मंदिरों पर हो रहा है, तब तो जो विद्रोह की आवाज है वो उठनी चाहिए थी। और इसमें जब हम देखते हैं, कृष्ण मिश्र जी की हमने बात की, उन्होंने अपने साहित्य में
काम वासना, रति, जगत व्यवहार की तो निंदा की है, लेकिन कभी भी मंदिरों पर जो उकेरी गई आकृतियां हैं उनकी निंदा नहीं की। और केवल कृष्णमेश जी ही नहीं, बल्कि जितने भी हिस्टोरियन हुए या जितने भी साहित्यकार हुए, जैसे कि कल्हड़ हो गए, बिल्हड़ हो गए या क्षेमेंद्र जी हो गए, उन्होंने अपने किसी भी साहित्य में या अपने किसी भी पुस्तक में मंदिरों पर बनने वाली इस एक्सप्लिसिट आर्ट का विरोध नहीं किया है। तो जहां हमने देखा कि नैतिक पतन वाली बात असिद्ध होती है, तो एक दूसरी थ्योरी आती है। दूसरी थ्योरी में दूसरे विद्वान है जो ये मानते हैं कि चूंकि सनातन धर्म 4 स्तंभों पर खड़ा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इसमें धर्म, अर्थ और मोक्ष के अलावा जो काम है उसको दर्शाने के लिए मंदिर में इन आकृतियों को उकेरा गया होगा। लेकिन इसमें एक बात और समझ में नहीं आती कि यदि आप इन मंदिरों पर इन आकृतियों को देखेंगे तो इनमें आपको ऑर्जीज और बेस्टियलिटी भी देखने को मिलती है, जो कि पूर्णतया असामाजिक है और किसी भी प्रकार से धर्म या पुरुषार्थ से नहीं जोड़ी जा सकती। तो जब ये पुरुषार्थ का हिस्सा नहीं है तो मंदिरों पर क्यों बनाया गया? इसमें और अगर आप स्टडी करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस की वजह से बनाया गया है, कुछ देवदासी प्रथा से जोड़ेंगे, लेकिन इसका इतिहास इतना सीधा नहीं है। हमको इसमें और गहराई में उतरना होगा, चीजों को और खंगालना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो मूर्तियां थी जो इतनी एक्सप्लिसिट रही हैं, जो हमारी मैथुन क्रिया को इतने खुले में प्रदर्शित करती हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अब साथियों, इन यौन संबंधों को दर्शाने वाली मूर्तियों के पीछे का क्या कारण है, इसको हम समझें। हमारे पास आपके लिए एक शुभ सूचना है। हमारे शिक्षणम ऐप पर, जहां पर हम आपको संस्कृत भाषा, दर्शन और उपनिषद आदि सिखाते हैं, एक नई सेवा प्रारंभ की गई है। अब आपको हर एक कोर्स में कोर्स मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस के साथ साथ आजीवन लाइव सेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा। हमने ये सुविधा अपने संस्कृत कोर्स में प्रारंभ कर दी है और जल्दी दूसरे जो हमारे उपनिषद के कोर्स हैं या दर्शनों के कोर्स हैं उनमें भी प्रारंभ कर देंगे। इस सुविधा के बाद आपके मन में जितने भी प्रश्न आए, आज आए या 1 साल बाद आए, आप कभी भी पूछ सकते हैं। ये फ्री लाइव सेशंस प्रत्येक सप्ताह रविवार को होंगे। आप पूरा सप्ताह पढ़िए और जो आपके डाउट्स होंगे वो आप रविवार को आचार्य जी से सीधा जुड़कर पूछ सकते हैं। साथियों, आज शिक्षण पर 70,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और हमारा प्लेटफॉर्म जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो साथियों, आप आज ही जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको 9900 32 165 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यदि हम इतिहास में और पीछे जाए तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है मंदिरों पर, ये खजुराहो मंदिर से नहीं प्रारंभ हुआ है। ये पैन इंडिया कल्चर था और केवल सनातन धर्म का भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी ऐसे कई मंदिर हैं, ऐसे कई मठ हैं जहां पर इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी हमने बात की थी कि 5th सेंचुरी के बाद ये चीजें हमें टेक्स्ट में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से रिलीजन और सेक्स के बीच का ये जो संबंध है ये अचानक से आ गया था। अगर आप और पीछे जाएंगे और हमारी सभ्यता में पीछे जाएंगे, जहां पर हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात करते हैं, तो वहां हमें ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, ऐसे कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनमें हमने नग्न अवस्था में स्त्री और पुरुष को देखा है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को देखें तो वहां पर एक मदर गॉडेस की मूर्तियां मिलती हैं जो नग्न अवस्था में है और जिनके हाथ में एक बच्चे को दिखाया जाता है। तो विद्वानों के अनुसार ये फर्टिलिटी को दिखाती हैं। और केवल ऐसा नहीं कि वैदिक सभ्यता में ही या हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो में ऐसा दिखता है। अगर हम विश्व की दूसरी सभ्यताओं में भी जाएंगे तो वहां पर भी फर्टिलिटी से रिलेटेड गॉडेसेस देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हमें अर्ली ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। आप उन इंसानों के बारे में सोचिए जिनकी वैज्ञानिक प्रगति अभी इतनी नहीं हुई है। वो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। वर्षा भी होती है तो उसको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है तो उसको भी चमत्कार के रूप में देखते हैं। तो जब वो नेचर वर्शिप कर रहे हैं, जब वो नेचर की चीजों को शक्तियों के रूप में देखते हैं, तो जो नया बच्चा जन्म ले रहा है, जो हमारी मैथुन प्रक्रिया है और बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया है, ये भी चमत्कार से कम नहीं थी। और इसीलिए फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ढेर सारे गॉड और गॉडेसेस उस समय के लोगों के बीच में जन्म लिए जिनकी वो पूजा करते थे। लेकिन जो हमें पुरानी मूर्तियां मिलती हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता से, उनमें ऐसी मूर्तियां नहीं मिलती कि जहां पर आपको सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो दिखाई जा रही हो। हाँ, आपको नग्न अवस्था में जो मदर गॉडेसेस हैं वो दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम ट्रैक करने जाएं और सबसे पहले उस मूर्ति तक पहुंचे जहां पर सबसे पहले इस सेक्सुअल एक्टिविटी को दिखाया गया हो, एक पुरुष को दिखाया गया हो, एक पुरुष और स्त्री के बीच में, तो वो हमें महाराष्ट्र के दायमाबाद में देखने को मिलती है। ये जो डिपिक्शन है ये चालकोलिथिक पीरियड की है, जो लगभग 2000 BCE के बाद का समय था। इसके बाद मैसूर की कुछ गुफाओं में आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए कुछ कपल्स दिख जाएंगे। ये भी 700 BCE के अराउंड का समय था। इसके बाद आप 200 BCE के अराउंड आएंगे और शुंग काल में देखेंगे तो वहां पर भी हमें एक पंचचूर्ण मूर्ति देखने को मिलती है जो भी पूर्णतया नग्न अवस्था में दिखाई गई है। और केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि जो बौद्ध स्तूप थे उन पर भी यक्षिणियों और देवियों का अंकन देखने को मिलता है। अब
अब चूंकि लोग फर्टिलिटी को, मैथुन प्रक्रिया को या प्रजनन की प्रक्रिया को एक गॉडली बिहेवियर देखते थे, चमत्कार की तरह देखते थे, तो इसके अराउंड बहुत ढेर सारे रीति रिवाज भी उत्पन्न हुए होंगे और ऐसे रीति रिवाजों में सोसाइटी मिलकर इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज को करती रही होगी और ऐसे रीति रिवाजों में एक्चुअल सेक्स परफॉर्म किया जाता होगा। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी और ऑर्गेनाइज हुई, जैसे जैसे सोसाइटी में और कल्चरल वैल्यूज आगे बढ़ने लगी, तो ये जो है ये एक्चुअल सेक्स ना परफॉर्म करके फिर वो जो राइट्स की जगह थी, जो धार्मिक जगह थी, वहां पर विजुअल डिपिक्शन ही किया जाने लगा और इसमें देवियों और उनकी योनियों से फर्टिलिटी को दिखाया जाता था और बाद में मैथुन प्रक्रिया को भी मंदिरों में उकेरा जाने लगा। क्योंकि अगर आप अर्ली मूर्ति देखेंगे या अर्ली डिपिक्शंस देखेंगे तो वहां पर केवल देवियां दिखती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा और आगे के डिपिक्शंस देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, तो वहां पर देवी को बीच में दिखाया जाता है और उनके बाजू में दोनों तरफ मैथुन प्रक्रिया में रत जो कपल्स होते हैं उनको भी उकेरा जाने लगा। और धीरे धीरे ये जो प्रक्रियाएं थी ये सेक्युलर होने लगी, ये समाज का हिस्सा बनने लगी। ये केवल एक धर्म तक नहीं सीमित रही, बल्कि जो दूसरे धर्म भी थे उन्होंने भी आत्मसात किया। तो ये एक लोकलाइज कल्ट से हटकर एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म बन गई। इसमें बहुत से लोग ये भी प्रश्न उठा सकते हैं, बहुत से विद्वान भी प्रश्न उठा सकते हैं कि इसको जबरदस्ती धर्म से जोड़ा जा रहा है या फिर जो परवर्जन था या फिर जो इस तरह की एक्टिविटीज थी जो मंदिरों पर की गई, इनको धर्म से जोड़कर इनको अच्छा दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कई प्रमाण हैं जो प्रूव करते हैं कि ये बहुत पवित्र एक्टिविटीज थी। अगर आप भारतीय इतिहास में इन सेक्सुअल आइकोनोग्राफी को देखने जाए तो सबसे व्यवस्थित और सबसे आरंभिक चित्रण आपको नासिक की गुफा 3 में देखा जाता है, जहां पर गौतमीपुत्र शातकर्णी का 2री शताब्दी का एक शिलालेख है जो कहता है कि ये गुफा एक बौद्ध विहार है जो उन लोगों के लिए जिन्होंने सारे भोगों को त्याग दिया है। लेकिन जब आप गुफा के द्वार को देखते हैं, उसके तोरण को देखते हैं, तो आपको शौक लगता है। वहां पर 5 ऐसे डिपिक्शन हैं, उन युगलों के डिपिक्शन हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में रत हैं। तो जब शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि ये गुफा उनके लिए थी जो सभी भोगों को त्याग करके मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के अलंकरण की क्या आवश्यकता थी? तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं धार्मिक भाव से जुड़ी हुई आकृतियां हैं और इसका विवरण हमें कई ग्रंथों में मिलता है। अगर आप जैन ग्रंथों की बात करें तो ये जो मिथुन करते हुए युगल हैं, इनको उतना ही पवित्र माना गया है जितना स्वास्तिक, कलश, हाथी, घोड़ा आदि को माना जाता है। वहीं अगर आप 6ठी शताब्दी के वराहमिहिर के बृहत संहिता को पढ़ें तो वहां पर हिंदू मंदिरों में भी ये उतना ही शुभ माना गया है जितना स्वास्तिक है। साथियों, ये बात तो समझ में आती है कि जो यौन संबंध बनाने वाले युगल हैं उनको दिखाया जाता है और इसको शुभता की तरह लिया गया है, लेकिन बेस्टियलिटी को क्यों दिखाया गया है? पशुओं के साथ यौन संबंध का क्या औचित्य बनता है? क्योंकि अगर आप धर्म शास्त्रों में जाएंगे, काम शास्त्रों में जाएंगे, जहां पर इन चीजों का वर्णन है, वहां पर आपको पशुओं के साथ यौन संबंध नहीं देखने को मिलता, लेकिन मंदिरों में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसके पीछे भी बहुत ढेर सारे पहलू हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि उस समय हिंदुइज्म किस तरह से इवॉल्व हो रहा था। 5th सेंचुरी के बाद अगर हम देखेंगे तो तांत्रिक विधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, सामंती व्यवस्थाएं आ गई थी और तांत्रिक विधियों में ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग सेक्स को भी माना जाने लगा। यानी जब पुरुष और स्त्री यौन संबंध बनाते हैं तो उसको एक डुअलिटी की तरह देखा जाने लगा जो एक सिंगुलरिटी की तरफ बढ़ती है। ऐसे उपनिषदों में कई मंत्र आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर बताया गया है कि जो प्रजापति है, जिससे आत्मा और जड़ दोनों आए हैं, वो गर्भ के माध्यम से बार बार आता और जाता रहता है। तो जब लोगों ने यौन संबंधों को क्रिएटिव फोर्स से लेना प्रारंभ किया तो यौन संबंधों को एक धार्मिक भावना दी गई और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पहले के मंदिर थे उनमें जितने भी इस तरह की कलाकृतियां थी जो एक्सप्लिसिट थी, वो छोटी जगहों पे बनाई जाती थी, उनका केवल रिप्रेजेंटेशन होता था। लेकिन बाद के मंदिरों में जब आप आएंगे, जैसे खजुराहो मंदिर में आप देखते हैं, तो इनको बहुत बड़ी जगहों पर दिखाया जाने लगा और ये मंदिर के चारों तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाने लगी जिसमें आपको बेस्टियलिटी भी दिखती है। अब इससे 2-3 चीजें समझ में आ सकती हैं कि क्या बेस्टियलिटी उस समाज का पार्ट था, क्या वहां के लोग पशुओं के साथ यौन संबंध बनाते थे? ऐसा काम शास्त्रों में तो कहीं नहीं दिखता है। और यदि ये मंदिरों पर है और समाज का कोई सेक्शन इस तरह की चीजें कर रहा होता और उसको नीची नजरों से देखा जा रहा होता तो मंदिरों पे ये आर्ट्स नहीं बनाई जाती। वैसे अगर हम देखें, अगर हमें इसका प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता तो ऐसे कई प्रमाण है, ऐसी कई सोसाइटीज है अराउंड द वर्ल्ड। हम यूरोप में देखते हैं जहां पर बेस्टियलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। तो हम एकदम सही तरीके से भी नहीं कह सकते कि हमारे समाज में नहीं की जाती रही होगी, लेकिन चूंकि हम ये देखते हैं कि हमारे मंदिरों पर भी है तो हो सकता है कि ये केवल सेक्रेड रिप्रेजेंटेशन रहा हो, ये केवल उस फर्टिलिटी, वो जो प्रजनन की बात की गई है, जो क्षमता की बात की गई है, क्रिएटिव फोर्स की बात की गई है, उसका रिप्रेजेंटेशन ही रहा हो। और साथियों, ये क्लेम करना कि मंदिरों पर इस प्रकार के जो आर्ट्स हैं या हमारे काम शास्त्र ऐसे हैं या कुछ कथाओं में इस प्रकार की बातें हैं जहां पर यौन संबंधों की बात की जाती है, तो इससे ये प्रूव किया जाता है कि जो इंडियंस थे वो परवर्ट थे। लेकिन इसके अलावा भी एक पर्सपेक्टिव बनता है कि उस सोसाइटी में जहां पर हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसी बातें हैं, जहां पर मूर्तियां इस प्रकार की बनाई जाती हैं, उस समाज में सेक्स को लेकर कितना ओपन माइंडसेट रहा होगा। और हम ये जानते हैं, ये साइकोलॉजी भी रही है कि जहां पर जिस चीज को जितना दबाया जाता है उतना ज्यादा उस चीज को लेकर उत्तेजना बढ़ती है। अगर आप आज का डेटा निकालेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसा
एरिया है जहाँ पर रेप केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो भले रिपोर्ट न किए जाते हो। अफगानिस्तान में तो रेप एक एंडेमिक है। वहीं जहाँ पर हम यूरोप को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नग्नता फैलाते हैं, वहां आप देखेंगे तो रेप केसेस रिलेटिवली कम हैं। तो यौन संबंधों को समाज में नॉर्मलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम उसको टैबू बना देंगे तो स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता है। अब साथियों, रेप को लेकर बहुत ढेर सारे मिथ भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने ये जाना कि अगर हमारे समाज में सेक्स को लेकर जिस प्रकार की सोच है वो रेप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, लेकिन रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये इतना अफेक्ट नहीं करती है। रेप के पीछे जो कारण है वो दूसरा है। इसके लिए हमें रेपिस्ट के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। साथियों, जब हम रेपिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि जो रेपिस्ट होता है या तो वो साइकोपैथ होता है या फिर चाइल्डहुड में किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है, वो नॉर्मल इंसान नहीं होता। लेकिन जब रिसर्च की गई तो इससे उल्टा पाया गया। एक क्रिमिनल बिहेवियर एक्सपर्ट है सेंटोन सेमनाउ, वो क्रिमिनल्स पर रिसर्च करते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके माइंडसेट को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी स्टडी में ये पाया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट होते हैं वो अपनी फैमिली से डिटैच होते हैं। उनके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो उनको अफेक्ट नहीं करता। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो चीजों को मैनिपुलेट करते रहते हैं और वो इस प्रकार से अपने हालात बनाते हैं कि वो अपने आप को हमेशा एक विक्टिम की तरह देखते हैं। इसीलिए वो हमेशा पावर को सीख करते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनको पावरफुल महसूस हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे समाज में किसके माता पिता नहीं लड़ते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ तनाव होता है, लड़ाई होती है, लेकिन सारे बच्चे तो ऐसे नहीं बन जाते हैं। तो परिवार का कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन रेप की जो मेंटालिटी है रिसर्च में पाया गया कि उसका परिवार से इतना लेना देना नहीं है। इसमें दूसरा बड़ा मिथ है कि जो रेपिस्ट होता है वो सेक्स का भूखा होता है। और इसमें कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा ब्रोथल बना दें या रेड लाइट एरिया बना देंगे तो रेप की समस्या को कर्ब कर सकते हैं। अब इससे बेवकूफी वाली बात तो मैंने नहीं सुनी है, क्योंकि अगर वो केवल सेक्स के भूखे होते तो सेक्स मिलने के बाद वो शांत हो जाते, लेकिन वो विक्टिम के साथ ऐसा दुराचार करते हैं कि वो मर्डर से भी घिनौना होता है। वो अंगों को तोड़ देते हैं, अंगों को तबाह कर देते हैं, चीर फाड़ करते हैं। तो जो रेपिस्ट होता है वो केवल सेक्स का भूखा नहीं होता, उसे पावर चाहिए होती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मिथ की तरफ। यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो रेपिस्ट होता है वो रिवेंज ले रहा होता है। उसका उस लड़की से या उसके परिवार से कोई ऐसी बात हुई रहती है जिसका वो बदला निकालना चाहता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो रेपिस्ट होता है वो सीरियल ऑफेंडर होता है। वो बार बार उस तरह के ऑफेंस करता है। अगर उसका किसी एक से बदला लेना होता तो वो एक के साथ करता, लेकिन ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं, ये बार बार कई लोगों के साथ इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो एक जो रेपिस्ट की साइकोलॉजी है या फिर उसका माइंडसेट है वो केवल सेक्स तक सीमित नहीं है, वो केवल सेक्स से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। उसको पावर चाहिए होती है, वो मैनिपुलेटिव होता है और हर चीज जो उसे चाहिए होती है उसको लगता है कि वो उसके लिए इंटाइटल्ड है। तो रेप एज अ क्राइम केवल सेक्स तक सीमित नहीं है, ये उसके आगे जाता है। और अगर मंदिरों पे इस प्रकार की आर्ट बनाने से उस समय रेप बढ़े होते तो उस समय की जो गवर्नेंस थी या जिस भी राजा का राज्य था वो इन मंदिरों को तोड़वा देता। तो साथियों, अभी तक हमने दो चीजें देखी। एक तो हमने ये देखा कि मंदिरों में जो इस तरह के आर्टवर्क दिखे हैं उसका क्या उद्देश्य रहा होगा और क्यों वो सीधा रेप से एसोसिएटेड नहीं है। इसके साथ साथ हमने रेपिस्ट के माइंडसेट को जाना। तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली है, अब इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे। हम कुछ ऐसे सोल्यूशंस की भी बात करेंगे जो सबके मुंह पर होते हैं, लेकिन वो फेल्ड सोल्यूशंस हैं, क्योंकि आज भी रेप नहीं रुकी है। तो हमें कुछ और सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सजल सहाय, जो आपसे भारत में रेप को रोकने के लिए जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं और जो फेल्ड सॉल्यूशंस रहे हैं और वो क्यों फेल हुए इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम लोग इस रेप की जो मेंटालिटी है इंडिया में जो फैल गई है, इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो हमें लगता है कि सॉल्यूशन है लेकिन वो ऑलरेडी हम लोगों ने अप्लाई करके भी देखा है लेकिन वो थोड़ा फेल भी हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ध्रुव राठी की वीडियो के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। उसने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो रिलीज़ की थी और उसमें उसने कहा था कि वो कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रूथ्स जो है वो बताएगा हमें। और इसी के साथ उसने वीरदास का भी एग्जाम्पल दिया था कि भाई उसने कहा था कि आई लिव इन टू इंडिया, जहाँ पे देवी की पूजा होती है और फिर रेप भी होता है। और फिर उसने ऐसा बताया कि ये कुछ गलत नहीं है या फिर उसको जस्टिफाई किया कि भाई इससे तो आप गुस्सा हो गए थे तो आप अब अनकम्फर्टेबल ट्रूथ सुनने के लिए रेडी हो कि नहीं। तो यहाँ पे मैं उसका थोड़ा विरोध करता हूँ कि जो वीरदास ने बोला वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो व्यक्ति रेपिस्ट होता है उसका किसी भी धर्म या फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या आपने कभी किसी क्रिश्चियन को सुना है जो क्रिमिनल हो तो सारे क्रिश्चियंस बोल रहे हो कि भाई ये तो दिन में जीसस की पूजा करता है और रात में सिन करता है? या फिर किसी मुस्लिम को ऐसा बोलते हुए सुना है कि भाई ये तो दिन में अल्लाह की पूजा करता है और रात में पाप करता है?
ऐसा तो किसी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन के मुंह से नहीं सुना। तो फिर यहाँ पे आप देवी पूजा या फिर शाक्त परंपरा को आप किस तरीके से रेप से कनेक्ट कर रहे हैं? जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन दो चीज़ों को साथ में रखते हैं तो ये मैसेज जाता है कि भाई जो देवी की पूजा करते हैं वो रेपिस्ट होते हैं। तो ये एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं समाज में, ये गलत है। कोई भी इस चीज़ से मना नहीं कर रहा कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाइए और इंडिया में जो रेप की प्रॉब्लम है इसको उजागर कीजिए। लोगों में इससे कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसमेंट आएगी कि भाई हमारे देश के बारे में क्या क्या चीज़ें बाहर फैल रही हैं और लोग शायद उससे भी थोड़ा सा सुधरें। लेकिन जब आप इसे धर्म से जोड़ने लगते हैं तो वहाँ पे गलत कर रहे हैं आप, और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका खंडन अवश्य किया जाएगा। ये पूरे तरीके से गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशंस पे। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में जो रेप की सजा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और जब हम लोग इन सजाओं को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर देंगे तो रेपिस्ट जो है वो रेप करना बंद कर देगा। तो जब भी हम लोग रेप के बारे में सुनते हैं या फिर रेप जब भी इंडिया में कोई ऐसा केस जब बहुत ज्यादा वायरल होता है तो सबसे पहला जो सवाल हमारी जुडिशरी पे या फिर हमारे संविधान पे उठता है वो ये है कि जो रेप की सजा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया में। इसकी वजह से लोग जो है वो खुले में कुछ भी कर रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं इस बात से पार्शली एग्री भी करता हूँ कि 2012 का जो निर्भया कांड भी हुआ था उसके बाद भी अगर हम लोग अपने लॉज को देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। पहले रेप की सज़ा 7 साल की थी और अब उसे बढ़ा के केवल 10 साल कर दिया गया। और अगर विक्टिम की मौत हो जाए तो जो सज़ा पहले 18 साल की थी उसे बढ़ा के 20 साल कर दिया गया। और एक और चीज़ जो चेंज की गई थी वो ये थी कि 16 साल तक के एज में जो भी अगर ये काम करे तो उसको भी एडल्ट की तरह ही ट्रायल दिया जाएगा। और इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह का भी सेटअप किया गया था जो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहा। और ये जो बढ़ी हुई भी सजाएं हैं वो भी रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए काफ़ी मुझे कम लगती हैं, और मैं तो पूरे तरीके से रेप जैसे क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि इससे भी पूरा फायदा नहीं होने वाला है। आपको वो हैदराबाद वाला रेप केस याद होगा जहाँ पे पुलिस ने 4 रेपिस्ट को मार दिया था, उनका एनकाउंटर कर दिया, और उस समय सभी ने पुलिस के उस इंस्टेंट जस्टिस की बहुत तारीफ भी की थी। लेकिन क्या उससे रेप की घटनाएं कम हो गई भारत में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो केवल रूल्स को स्ट्रिक्ट कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने देश में रेप के कन्विक्शन रेट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी भारत में रेप जैसे क्राइम्स के लिए कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 to 28% है, जो बहुत कम है। जब रेपिस्ट को ये लगेगा ही नहीं कि भाई मैं क्राइम करने के बाद पकड़ा जाऊंगा तो वो क्राइम करना क्यों बंद करेगा? हम लोग जो दूसरा फेल्ड सोल्यूशन जो हमारे देश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई लेकिन हम लोग बहुत मिजरेबली फेल हुए हैं उस चीज़ में, वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाना। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए ताकि इन समस्याओं को जल्दी सुलझाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि अजमेर का जो केस था उसमें 36 साल के बाद लोगों को इंसाफ मिल रहा है, और हम लोगों ने ये सुना ही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा। इन केसेस को हमें जितना हो सकता है उतनी जल्दी सॉल्व करना होगा, तभी जो कन्विक्शन रेट है इंडिया का वो बढ़ेगा और लोग शायद तब थोड़ा सा ज़्यादा डरेंगे। अगर रूल्स स्ट्रिक्ट हों और कन्विक्शन रेट ज़्यादा हो तभी लोगों के दिमाग में एक हाई डिटरेंट की तरह काम करेगा। अब हम लोग कुछ इंडियन मेंटालिटी की भी बात करते हैं जो रेपिस्ट को रेप करने के लिए बहुत एनकरेज करते हैं, और यही कारण भी है जिसकी वजह से इंडिया में रेप जैसे केसेस की बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग होती है। साथियों, कई सारे सर्वेज में ये चीज़ दिखाई गई है कि जो भी रेप करता है वो जनरली रेप विक्टिम का कोई रिश्तेदार ही होता है। ऐसे में ये होता है कि भाई समाज में लड़की की इज्जत जो है वो दांव पे लग जाएगी, ये सब सोच के लोग केस रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो रेपिस्ट मेंटालिटी के लोग होते हैं उनको और एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। पर साथ ही ये सारे तो काफ़ी ऊपर के सॉल्यूशंस हैं। अगर हमें इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना होगा तो हमें इस समस्या की जड़ पे ही प्रहार करना पड़ेगा। हमें बचपन से ही लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना होगा। जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगे तब हमें उसे सेक्स एजुकेशन देनी होगी, उनको कंसेंट के बारे में बताना होगा और नॉर्मल सेक्स के बारे में बताना होगा। साथियों, हमने इस वीडियो में पहले भी देखा है कि कैसे सेक्स को एक आर्ट की तरह देखा जाता था, काम शास्त्र को लोगों को पढ़ाया जाता था। साथियों, हमारे देश में जो भी काम शास्त्र लिखे गए हैं उसमें कई जगहों पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो इन काम शास्त्रों को नहीं जानता है, जो इस प्लेजर के साइंस को नहीं जानता है, वो जानवर से कम नहीं है, क्योंकि जब वो इस साइंस को जानेगा तभी वो उस प्लेजर को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगा, वरना वो इससे हमेशा के लिए वंचित रह जाएगा। लेकिन अब हमारे समाज की हालत ये हो गई है कि इसे टैबू की तरह देखा जाने लगा है। लोग ना काम शास्त्र पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ना ही अपने बच्चों से एक नॉर्मल सेक्स के बारे में डिस्कशन भी कर पाते हैं। ऐसे में बच्चा सेक्स के बारे में जानता कहाँ से है? पॉर्न से। और अगर उस बच्चे में कभी भी सद्बुद्धि नहीं आई तो वो हमेशा यही सीखेगा जो पॉर्न में सिखाया जाता है कि अ गर्ल इज ऑलवेज अवेलेबल, और वो अपने ही किसी डेल्यूजनल वर्ल्ड में जीते रहेंगे और अपने बहुत से ढेर सारे अननेचुरल एक्ट्स को नेचुरल मानने लगेंगे। साथियों, सेक्स को आर्ट मानने वाली सोसाइटी कब सेक्स को टैबू मानने लगी ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन अब हमें ये एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा और हमें फिर से सेक्स को एक आर्ट फॉर्म के रूप में देखना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें काम शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा भी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी।
शायद इसके बाद लोगों का दिमाग थोड़ा खुले और ये रेप की समस्या जिसने हमारे समाज को सड़ा दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है, शायद वो समस्या इसके बाद थोड़ी कम हो जाए। तो साथियों, जैसे किसी रोग के 2 उपाय होते हैं, एक क्यूरेटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। तो हम क्यूरेटिव उपाय तक जाएं ही क्यों? हमें स्ट्रिक्ट लॉस की जरूरत तभी पड़ती है जब क्राइम हो जाता है, हमें कोर्ट्स की जरूरत तभी है जब क्राइम हो जाता है। क्यों ना हम प्रिवेंटिव मेजर्स को देखें, क्यों ना हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें। एजुकेशन ही हर एक क्राइम का, हर एक बुराई का सोल्यूशन है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो अगर रेप का भी केस है और अगर इस प्रकार की बुराई से भी हमें जीतना है तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। और चूंकि ये मामला सेक्स से जुड़ा है, इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि बहुत ढेर सारे प्रोपेगेंडास चलते हैं जहां पर हिंदू सनातन धर्म को जानबूझकर रेप आदि से जोड़ा जाता है और पूरे भारतीयों पर, भारतीय समाज पर कीचड़ उछाला जाता है, जबकि रेप एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो वो धार्मिक भावना से नहीं होती, बल्कि अधर्म के कारण होती है। तो आप इसको अधर्म कहें, ना कि ये बोलें कि ये धर्म के नाम पर होता है या धार्मिक लोग ऐसा करते हैं। ये अधार्मिक करते हैं। धर्म के विषय में जब आपको नहीं पता होता है तब आप ऐसी चीजें करते हैं। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो भारत के इतिहास के साथ साथ जो वर्तमान में हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसके विषय में जानते हुए उसके सॉल्यूशंस पर हम काम कर पाए। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।